डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरी कंसिस्टेंसी से, पेशेंस से और लगन से। तो पढ़ाई को बिना बोझ समझे खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक छोड़ा था उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन का ये सीरीज चल रहा है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं एक एरर के बारे में जिसे हम लोग सिंपल भाषा में पैरेलैक्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे पैरेलैक्स की। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, पैरेलैक्स क्या होता है। तो पैरेलैक्स को हम डिफाइन करते हैं कि द अपियरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी व्हेन सीन फ्रॉम आवर लेफ्ट एंड राइट आइज सेपरेटली इज कॉल्ड पैरेलैक्स। मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं अपनी लेफ्ट आई से और फिर उसी को देखते हैं अपनी राइट आई से, तो वो सेम पोजीशन पर नहीं दिखता है, ऐसा लगता है कि वो डिस्प्लेस हो गया है। तो जो शिफ्ट हमें दिखता है ना, अपियरेंट शिफ्ट, मतलब कि जैसे मानिए ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, ये हमारा लेफ्ट आई है, ये हमारा राइट आई है। तो लेफ्ट आई से यहाँ दिखाई देगा कुछ और राइट आई से फिर कुछ इधर। तो इधर से देखे तो कुछ लगा कि इधर है, लेकिन इधर से देखे तो लगा कुछ इधर है। तो एक वो एक्चुअल शिफ्ट नहीं होती, अपियरेंट शिफ्ट होती है। क्लियर है, हमारी आंखों की पोजीशन के कारण। तो वहीं जो अपियरेंट शिफ्ट होता है ना उस बॉडी के पोजीशन में, जो कि रियल में नहीं होता है, क्या होता है, अपियरेंट शिफ्ट होता है। व्हेन सीन फ्रॉम आवर लेफ्ट एंड राइट आई सेपरेटली इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स। द सेपरेशन बिटवीन आवर आइज इज कॉल्ड बेसिस। हमारे दोनों आंखों के बीच की जो सेपरेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये दोनों आंख है, यहाँ से देख रहे हैं, तो दोनों के बीच जो एक एंगल बनता है उसे हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं, पैरेलैक्टिक एंगल बोलते हैं। क्लियर है। अब चलिए एक चीज यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आगे जरूरत पड़ेगा, याद रखिएगा कि करस्पॉन्डिंग टू एंगल 2 पाई एट द सेंटर द लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क इज 2 पाई आर। मतलब एक सर्कल पे सेंटर पे टोटल एंगल 2 पाई का बनता है, तो टोटल सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है। तो अगर सिंगल रेडियन की बात करें तो ये यूनिटरी मेथड से ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर लेंथ के लिए 1 रेडियन हो जाएगा। 2 पाई रेडियन के लिए 2 पाई आर लेंथ है, तो 1 रेडियन के लिए आर लेंथ हो जाएगा। यूनिटरी मेथड डिवाइड कर देंगे तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, थीटा रेडियन के लिए आर टाइम्स थीटा हो जाएगा, और इसी को हम लोग एल कहते हैं। और यहाँ से देखिए हम डिराइव कर लिए थीटा इक्वल टू एल बाई आर। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि थीटा जो होता है यूनिट ऑफ प्लेन एंगल वो एल अपॉन आर होता है। तो देखिए यहाँ से आ भी गया थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं आया है, देखिए यहाँ से आ गया है। क्लियर है। 2 पाई आर के इक्विवेलेंट 2 पाई होता है, तो सिंगल का निकाल के फिर थीटा का निकाल, यहाँ से रिलेशन मिल जाता है। और थीटा यहाँ मस्ट भी इन रेडियंस होना चाहिए, बात हमेशा याद रखिएगा। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। क्लियर है। तो ये कैलकुलेशन के लिए आपको बताया। अब चलिए थोड़ा सा आप आगे बात करते हैं हम लोग कि इफ़ वी कंसीडर 2 पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर हम लोग 2 पॉइंट्स की बात करें और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है, इफ़ वी कंसीडर 2 पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर ओवर अ सर्कल और ओवर एनी कर्व, देन ईच पॉइंट कैन बी कंसीडर्ड टू बी कनेक्टेड बाई ए स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सर्कल है, क्लियर है, ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल का कोई भी दो छोटा मतलब 2 पॉइंट लेंगे जो बहुत नज़दीक हो गया था, मतलब बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा दोनों में एज कम्पेयर टू दिस सर्कमफेरेंस, तो दोनों एक दूसरे पे कर्व की तरह नहीं, एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है। मतलब किसी भी कर्व पे अगर 2 पॉइंट हम कुछ ऐसे लेते हैं कि उन दोनों के बीच की दूरी उस टोटल कर्व या सर्कल जो भी है उसके डायमेंशन का बहुत कम है, तो उस केस में वो कर्व ना होकर स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ये दूरी है, 2 पॉइंट ले लिए, इन दोनों के बीच मान लेते हैं बहुत कम दूरी है एज कम्पेयर टू दिस सर्कमफेरेंस, तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस पे हैं, तो अर्थ हमको पता है कि वो एक ओवल तरीके से या राउंड है, जो भी कह लीजिए, तो हम क्या देखते हैं कि हम सरफेस पे खड़े हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम गिरने लगते हैं, नहीं, हमारे कंपेयर में अर्थ का जो सर्कमफेरेंस है वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमको हर चीज़ फ्लैट दिखाई देता है। हम अब रास्ते देखते हैं वो भी फ्लैट दिखाई देता है। लेकिन अगर उसको हम कोई बहुत बड़ा आदमी देखे अर्थ को, जो जिसका डायमेंशन अगर अर्थ के कंपेयर में, तो उस इंसान के लिए अर्थ एक बॉल लगेगा और उसके लिए हर पॉइंट एकदम कुछ स्लोपी टाइप का लगेगा, सर्कल का स्फेयर का एक हिस्सा जो कुछ ऐसे गिरता हुआ है, कर्व टाइप का दिखा, क्योंकि उसकी डायमेंशन अर्थ के डायमेंशन के कंपेयर में है। लेकिन हमारी डायमेंशन अर्थ के कंपेयर में बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए हमको अर्थ का सरफेस एकदम फ्लैट दिखाई देता है। तो क्लियर है, यही रीजन है। अब चलिए एक बहुत अच्छी बात, आप देखिएगा जब आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन जब आपकी जा रही होती है, ऐसे मूव कर रही है मानिए, तो आपको जो नज़दीक की चीज़ें हैं धीरे धीरे मैंने बहुत तेज़ी से पास होती है, पीछे की तरफ दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं बहुत धीरे धीरे जाती हुई दिखाई देती है। क्लियर है। मतलब जो नज़दीक के पेड़ होते हैं बहुत फटाक फटाक गुजरते हैं एकदम, जितनी स्पीड में ट्रेन जाती है उतनी स्पीड में पीछे जाता है, लेकिन जो दूर की चीज़ें थोड़ी आराम आराम से पास होती है। ऐसा क्यों, तो आप आगे सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे कि v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। क्लियर है। मतलब v वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, आर क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से आप देखिए कि रेडियस जो है ओमेगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ओमेगा को इधर लेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा ना ओमेगा वैसे वैसे कम होगा,
और एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, एलोंग अ कर्व जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। तो अब बताइए आपकी ट्रेन जा रही है ऐसे, तो जो नज़दीक की चीज़ें हैं, मान लीजिए कि ये जो ट्रेन जा रही है सीधे नहीं जा रही है, एक बहुत बड़े सर्कल का एक छोटा सा हिस्से पे जा रही है, इसलिए हमको सीधा दिखाई दे रहा है। क्लियर है, बहुत बड़े सर्कुलर ट्रैक के एक छोटे से हिस्से को हम लोग देख रहे हैं ताकि वो स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे। अभी जो हम कॉन्सेप्ट बताया ना कि बहुत बड़े सर्कल के बीच बहुत छोटे दो हिस्सों को देखिएगा, दो पॉइंट्स को, तो स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड दिखाई देता है। तो मान लीजिए कि जो ट्रैक है किसी बहुत बड़े प्लेनेट पे हम देख रहे हैं, तो उस कंपेयर में ट्रैक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, भले ही वो कर्व क्यों नहीं, अर्थ पे हम देख रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये रेडियस r1 है और जो दूर वाला हिस्सा था उसकी रेडियस r2 है, तो ये r2 ज़्यादा है तो ओमेगा कम हो जाएगा इसके लिए, और इसका r1 कम है तो ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, मतलब जल्दी जल्दी पास होता हुआ दिखाएगा। तो हमको तो सीधा दिखाई देता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि बहुत छोटा है, इसलिए हम डायमेंशन बहुत छोटा लेकर के चल रहे हैं ना, इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो बहुत तेज़ी से पीछे जाएगा क्योंकि ओमेगा r1 कम है तो ओमेगा ज़्यादा होगा इसके कारण, और इसका r ज़्यादा है r2 तो ओमेगा कम होगा, इसलिए धीरे धीरे पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसको भी हम स्ट्रेट लाइन इसलिए मानते हैं ताकि ये बहुत छोटे डायमेंशन पे हम ये सब देखते हैं। अगर अर्थ का डायमेंशन देखें तो ये भी कुछ कर्व टाइप का जाएगा। क्लियर है, तो ये सब चीज़ें काल्पनिक मतलब एनालिसिस की चीज़ें हैं, इमेजिनेशन की चीज़ें हैं। कभी आप चलते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें जो आप काइनेमेटिक्स में जाएंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो जैसे आप आगे पढ़ेंगे भी। मानिए आप, ये ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, अब चलते ट्रेन से अगर आप कोई बॉल गिराते हैं नीचे की तरफ, मानिए बाहर फेंक दिए, चाहे बैठ करके गेट पे और नीचे गिरा दिए, तो नीचे गिराएंगे तो आपको क्या लगेगा कि बॉल नीचे गिर गया है। क्लियर है, लेकिन अगर हम बाहर से कोई इंसान अगर देखे उस चीज़ को तो उसको क्या लगेगा कि बॉल कुछ इस तरह की पाथ कवर करके यहाँ गिराया गया यहाँ से, लेकिन गिर गया है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमने जो गिराया है तो उस समय बॉल की जो वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में ऑलरेडी थी। आपकी वेलोसिटी तो ट्रेन के साथ है ही, ट्रेन में आप बैठे हुए हैं तो ट्रेन की जो वेलोसिटी आपकी ऑलरेडी आपको मिली हुई है, तो वो वेलोसिटी बॉल को भी मिली हुई है। क्लियर है, तो आपकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो नेट वेलोसिटी क्या है, बॉल को नीचे की तरफ मिलती है, इसलिए ये वाला वेलोसिटी आपको नहीं दिखाई देता है क्योंकि आप भी इसी डायरेक्शन में इतना ही वेलोसिटी से मूव कर रहे होते, तो सिर्फ नीचे वाला दिखाई देता है कि बॉल नीचे आया है। लेकिन बाहर वाला इंसान रेस्ट में बैठा हुआ तो उसके लिए दो वेलोसिटी बॉल को होती है, एक इधर भी एक इधर भी, तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आती है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें इमेजिनेशन की आगे आप पढ़िएगा। तो बेसिकली यह समझिएगा कि किसी कर्व पे भी अगर बहुत छोटे दो पॉइंट ले लें तो उनके बीच का दूरी स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देता है। क्लियर है, अब पैरेलैक्स मेथड की मदद से वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर स्टार और एनी हेवनली बॉडी। क्लियर है, पैरेलैक्स मेथड की मदद से हम किसी भी स्टार के बीच या किसी भी हेवनली बॉडी और अर्थ के बीच की दूरी को माफ कर सकते हैं। कैसे, सिमिलरली समझिए कि ये अर्थ है, क्लियर है, इस पर हम खड़े हैं और ये हमारी दोनों आंखें हैं, थोड़ा बड़ा हम दिखा दिए, मान के चलिए छोटा है बहुत, तो ये कर्व है, अर्थ कर्व है ना, लेकिन हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा। क्लियर है, और ये दो पॉइंट्स है, ये दूरी मान लेते हैं डी था एंगुलर, ये जो कुछ एंगल पे दिखाई गया डी है, ये थीटा पैरालेक्टिक एंगल है, तो यहाँ से एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा, आप ऊपर अभी ऑलरेडी पढ़े हैं, तो एल इक्वल टू डी थीटा, तो थीटा इक्वल टू एल बाई डी, मतलब डी डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाएगा, एल बाई थीटा हो जाएगा। क्लियर है, अब चलिए और इस तरीके से आप वही ट्रायंगल देख लीजिए, अभी जो पीछे हम लोग फिगर देखें उसी को मान लीजिए इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल कर नेट बना दिए इस तरह, तो थीटा को हम थीटा बाई टू कर दिए, जो बेसिस था उसको एल बाई टू कर दिए, डिस्टेंस डी था ही, तो हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं टिग्नोमेट्री से, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कॉसेक होता है कॉसेक थीटा बाई टू, और यहाँ से डी क्या हो जाएगा, एल बाई टू कॉसेक थीटा बाई टू, तो इस रिलेशन से भी हम ये दूरी निकाल सकते हैं। क्लियर है, यही दूरी निकालना है ना, हमारी आंखों से उस स्टार की दूरी, हमारी आंखों से उस स्टार की दूरी। क्लियर है, क्योंकि यही हमारी आंखें हैं, ये आंख और ये आंख। क्लियर है, तो ये जनरली हो गया पैरेलैक्स मेथड, जिसकी मदद से हम स्टार और अर्थ के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, एक राउंडिंग दूरी। और पैरेलैक्स जो शिफ्ट होता है हमारी आंखों से किसी पोजीशन में, कुछ कभी इधर दिखाई देता है कभी इधर दिखाई देता है, तो एक डिस्प्ले जो एक्चुअल में होता नहीं है, पेरेंट ऐसा होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एरर भी बोलते हैं हम लोग। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का समेशन 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है, ये सब आइडेंटिटी आप जानते ही होंगे कि 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कितना होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। सॉल्यूशन आप अच्छे से जानते हैं, ये सब मैथ्स में आप क्लास 10th में पढ़ के आए हुए हैं। क्लियर है, तो देखिए उसका रेशनलाइज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो चीज़ रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग पीछे सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसको टेबलाइज कर देते हैं टेबल के फॉर्म में, यूनिट एंड डायमेंशन पे आगे मुद्दे पे हम। तो फिजिकल क्वांटिटी जो मेन 7 फंडामेंटल थे ये रहे, उनके एसआई यूनिट्स ये रहे, और इनका जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आगे हम हर चीज़ डायमेंशनली करने वाले हैं। ठीक है, तो डायमेंशनली मास को कैपिटल एम से, लेंथ को एल से, ये टी से, फिर करंट को कहीं आई से कहीं ए से,
टेम्परेचर को कहीं के से, कहीं थीटा से, लुमिनस इंटेंसिटी को कैपिटल सी स्मॉल डी से, क्लियर है, और मोल को स्मॉल एम ओ एल इस तरह से लिखते हैं। तो आगे जब डायमेंशन लिखेंगे तो ये सब टर्म की इस्तेमाल आएगी, तो याद रखिए कि इन सातों को हम इस तरह से लिखेंगे। अब ये नहीं लिखेंगे, इस तरीके से हम लिखेंगे, क्लियर है। तो ये चीज़ याद रखिए, टेबल देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिएगा इस टेबल को। अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन की, क्या होता है आखिर ये डायमेंशन। तो किसी भी अगर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बताए हैं ना कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से आप पूरी जितनी भी डिराइव क्वांटिटी है उन सबको आप बना सकते हैं। तो कुछ उनका पावर लगाइएगा, ये जो 7 तुम्हारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो इनके कुछ पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में करिएगा, तो जो नया हम डिराइव क्वांटिटी चाहते हैं वो मिल जाता है। तो किन पावर से एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही सारी चीज़ों को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना, तो उस करस्पॉन्डिंग डिराइव क्वांटिटी का वो डायमेंशन बनता है। मतलब कि किसी भी डिराइव क्वांटिटी जिन जिन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल करके बना है, जिस पावर से डिवाइड हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, उस सबको अगर हम सिंबलाइज तरीके से लिखते हैं तो करस्पॉन्डिंग डायमेंशन हमको मिल जाता है। तो डायमेंशन की डिफिनेशन याद रखिएगा, द पावर्स टू विच द बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जिन जिन पावर्स का हम इस्तेमाल किए हैं, क्लियर है, उनको हम सिंबलाइज जब कर देते हैं तो उसका डायमेंशनल फार्मूला करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लेंथ है ना एक तरीके से, तो इसको मीटर में नापते हैं, तो हम ऑलरेडी बताया कि मीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे लेंथ को, ऊपर अभी टेबल में दिखाए हम, तो एल लिख दिए डिस्टेंस को, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो यहाँ मास और टाइम, अगर हम एम का फॉर्म में बोले, मास भी लिखिए टाइम भी लिखिए, तो हमको पता है कि सब कोई मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए, समझाने के लिए इस तरह, तो यह डायमेंशनल फार्मूला हमको मिल ही गया कि एल है, क्लियर है। उसको ब्रैकेट में हम आगे लिखना सिखाएंगे, अभी सिंपली हम जनरली समझा रहे हैं, एल है। तो मास और टाइम अगर लिखते हैं तो उसमें क्या दिखाएंगे, पावर क्या है, 0 है, बस एल में पावर 1 है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये सब मीनिंगलेस है, सिर्फ एल है, क्लियर है। तो यही हो गया डायमेंशनल फार्मूला डिस्टेंस का। तो इसी तरह से हम आगे भी बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, और इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिस्टेंस है 0 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम, क्लियर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, और जनरली आप कैसे लिखें देखिए एकदम सामने क्लियर है कि मास टाइम से कोई मीनिंग ही नहीं है, सिर्फ लेंथ से हमको मतलब है। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। अब डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला देखिए, ब्रैकेट में कभी डायमेंशनल फार्मूला ये बिग ब्रेसेस में लिखाता है, क्लियर है। तो देखिए m0 l1 t0, बाकी के साथ उन सबको भी हम लगा सकते हैं, 0 0 पावर देकर, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है, डायरेक्ट l लिखिए, चाहे सबका जितने सातों हैं सातों को लिख दीजिए, सबका पावर 0 कर दीजिए, बस l का पावर 1 रखिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस तरह से क्यों लिखेंगे जब टू द पॉइंट मीनिंग यही है। तो स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से, तो एल टी माइनस 1, क्योंकि हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला का, आगे जब रूल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, तो इसको ऊपर ले जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो एल टी माइनस 1, क्लियर है। ठीक उसी तरह आगे से कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। डायमेंशनल फार्मूला कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी का फॉर्म आप नहीं लिखिएगा, उसको तुरंत जो भी डिनोमिनेटर उसको नोमिनेटर में लेकर चले जाइए, पावर जो भी हो जाए। स्पीड है, अब इसको क्या पढ़ेंगे, स्पीड हैज़ 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम, क्लियर है। रीड इसी तरह करेंगे। अब बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो ध्यान रखिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि मीटर को मीटर में ही जोड़ते हैं। मीटर अगर जैसे हम लोग बचपन में क्या एडिशन करते थे ना कि 2 मीटर और 4 सेंटीमीटर, और नीचे फिर 2 मीटर और 3 सेंटीमीटर। तो बचपन में जब हम क्लास 2-3 में एडिशन करते थे तो यूनिट को सामने रख के करते थे, ये 7 सेंटीमीटर, ये 4 मीटर। तो देखिए इसका मीनिंग हम उस समय समझते थे कि मीटर को मीटर में जोड़ेंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। अब इसी चीज़ का बस थोड़ा सा एडवांस फॉर्म हम क्या पढ़ेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ हैव सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशनल फार्मूला। मतलब कि दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी आप जोड़ या घटा पाएंगे जब उनकी यूनिट सेम हो, और यूनिट सेम होने का मतलब क्या, डायमेंशनल फार्मूला सेम हो। जैसे मीटर का लेंथ होता है तो लेंथ में ही ऐड होगा। अब यूनिट देखिए यहाँ यूनिट सेम है तो ऐड कर रहे हैं, कहने का मतलब ये कि डायमेंशनल फार्मूला अगर डिफरेंट हुआ तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे आपको। अब कॉमन सेंस की बात है, करंट का आई होता है, लेंथ का एल होता है, तो लेंथ में करंट जुड़ा पाएगा, नहीं जुड़ा पाएगा ना, तो डायमेंशनल सेम होना चाहिए, एल का एल में जुड़ाएगा, आई का आई में जुड़ाएगा। तो याद रखिएगा, आपको एमसीक्यू में पूछ देगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर पॉसिबल व्हेन बोथ और मोर देन टू प्रेजेंट हैज सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशनल फार्मूला, क्लियर है। अब चलिए कुछ डायमेंशनल फार्मूला की बात आते हैं। हम तो जान गए कि टू फिजिकल क्वांटिटी विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड मस्ट हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, उनकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और साथ साथ यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा तो ऑफकोर्स यूनिट भी सेम हो जाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं
कुछ डायमेंशनल फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का एक लेंथ है ये, तो एल हो जाता है। एरिया का मीटर, एरिया क्या होता है, स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर यूनिट होता है ना, किसी भी लेंथ का स्क्वायर कर दिया 2 टाइम्स तो एरिया दे देता है, तो एल स्क्वायर। वॉल्यूम क्यूबिक होता है तो एल क्यूब। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, तो मास का एम और वॉल्यूम का एल क्यूब, ऊपर जाएगा -L3। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, तो एल और टाइम का नीचे तो ऊपर गया तो -1। कहने का मतलब ये है, इस तरह से आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। ब्रेसेस के अंदर लिखिएगा, नीचे डिनोमिनेटर मत रखिएगा, ऊपर लाएगा माइनस। और बाकी जितने भी हम लोग साथ पढ़े हैं रिप्रेजेंटेशन, एम एल टी, इस तरह करके टेबल में जो लास्ट में सिंबलिक, उन्हीं सातों की मदद से हम जितने भी अब लिखेंगे सारा चीज़ लिखेंगे। क्लियर है, अंडर ब्रेसेस। क्लियर है। अब बात करते हैं हम कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि इफ डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट बोथ फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हुआ तो इसका कोई जरूरी नहीं है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वो भी सेम होगा। मतलब कि ये डायमेंशनल फार्मूला का एक ड्रॉबैक है कि अगर डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी भी सेम ही होगा। क्लियर है। अभी हम एग्जांपल देकर के बताएंगे। अभी सोचिए आप टॉर्क पढ़े हैं ना, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ आप पढ़ेंगे, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ते हैं। तो फोर्स का आप पढ़िएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का एम, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने एल और टी ऊपर गया -2 और ये एल, तो ये क्या हो जाएगा ml स्क्वायर टी -2। साथ ही साथ आप वर्क डन पढ़ते हैं, ये भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, फोर्स का यहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट का भी एल ही होता है, तो यहाँ से भी वहीं आएगा, तो ml स्क्वायर टी -2। अब देखिए दोनों का डायमेंशन जो है सेम ही है, वर्क का भी वहीं है और टॉर्क का भी यहीं है, लेकिन ये वर्क है, ये टॉर्क है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। तो डायमेंशनल फार्मूला सेम होने की वजह से ऐसा नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है डायमेंशनल फार्मूला का। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि इफ डायमेंशनल फार्मूला इज सेम देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट बोथ द फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम। क्लियर है। तो ये चीज याद रखिएगा कि गिवन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी वी कैनॉट टेल द एग्जैक्ट नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, नहीं बता सकते हैं कि क्या उसका नाम होगा। एज वेल एज वी कैनॉट से वेदर द फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर और स्केलर। ये भी नहीं बता सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला देख करके कि वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है कि स्केलर। देखिए दोनों डायमेंशनल फार्मूला सेम था, फिजिकल क्वांटिटी भी अलग अलग है और स्केलर है, ये वेक्टर है, तो दोनों चीज़ हम नहीं कह सकते हैं, तो ये ड्रॉबैक है, याद रखिएगा। अब कुछ और यहाँ देखिए कुछ और डायमेंशनल फार्मूला इनको देख लीजिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का हम पढ़े एल टी -1 होता है और एक और टाइम नीचे आ गया, तो फिर t-1 एक और ऊपर जाए तो t-2 LT-2 हो गया। प्रैक्टिस कीजिएगा, याद रहेगा। फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो LT-2 MLT-2 होता है। वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का ये होता है, डिस्प्लेसमेंट का l होता है, ये टोटल ml स्क्वायर t-2। कोई भी एनर्जी रहेगा इसी फॉर्म में रहेगा। क्लियर है, क्योंकि ये भी जूल में आता है तो ml स्क्वायर t-2। क्लियर है। तो एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क, मतलब वर्क क्या है, एक तरह का एनर्जी है, तो हर एनर्जी का डायमेंशन यही होगा। Therefore all forms of energy will have dimensional formula same as work। तो वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला है ये सारे एनर्जी, हीट एनर्जी चाहे कुछ और भी आप तरीके से कोई एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, कुछ भी आगे आप पढ़िएगा, सब एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला यही आएगा। क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो डायमेंशनल फार्मूला को कभी प्रभावित नहीं करेगा, तो उसको छोड़ दीजिए। एम और भी, तो एम का एम हो जाएगा और वी स्क्वायर LT-1 का होल स्क्वायर, ये भी देखिए ml स्क्वायर t-2। तो काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है, तो यही फॉर्म ले लिया कि नहीं ऑटोमेटिक। तो जितने भी एनर्जी होंगे सबका डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर t-2 ही होगा, एज वेल एज जो वर्क का होता है। क्लियर। टॉर्क आर क्रॉस एफ लिखते हैं। क्लियर है, लेकिन उसका भी डायमेंशन ml स्क्वायर t-2 होता है। क्लियर है। तो अब देखिए वो टॉर्क है, ये एनर्जी है, तो हम क्या बोलें कि डायमेंशनल फार्मूला सेम होने की वजह से ये नहीं है कि अब जिसका डायमेंशन ये होगा वो एनर्जी हो जाएगा, नहीं, सारे एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ये होता है। क्लियर है, जितने भी एनर्जी होंगे सबका डायमेंशनल फार्मूला यही होगा। लेकिन जितना डायमेंशनल फार्मूला, अगर बहुत जगह ये सब डायमेंशनल फार्मूला ऐसा दिया होता है, ये कोई जरूरी नहीं कि सारा एनर्जी ही है, हो सकता है कहीं एक टॉर्क भी हो। क्लियर है। इसको नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, उसको भी एक्सेलरेशन ही है, तो इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2, तो LT-2। क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, m का m, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का LT-2 और h का l, तो ये भी देखिए एनर्जी है एक तरह का, तो ml स्क्वायर t-2 हो गया। क्लियर है। तो ये सारी चीजें एनर्जी है, तो क्लियर, सारा एक ही फॉर्म ले ली। उसी तरह से बात करते हैं हीट की, तो इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर t-2 होगा। क्लियर है। अब डायमेंशनल फार्मूला हम अलग अलग क्वांटिटीज की देखेंगे एक एक करके, ठीक है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग।
सारे डायमेंशनल फार्मूला आपको याद रखिएगा, इवन हर जगह आपको इसका इस्तेमाल पड़ेगा। अच्छे अच्छे एग्जामों में भी आपको एक दो क्वेश्चन इससे मिल ही जाएंगे। और सबसे खास बात है कि बहुत जगह आप डायमेंशनली क्वेश्चन के आंसर को चेक करके बता सकते हैं कि सही है या कि नहीं, मतलब हिट एंड ट्रायल। तो डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर 1 है, 11th का पहला चैप्टर है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। क्लियर है? बहुत लोग इसको छोड़ देते कि इजी चैप्टर है, नहीं, इसको पढ़िए अच्छे से, बहुत हेल्प देगा ये। अब आगे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू।